हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस बायोलॉजी का एक टॉपिक का नाम हमारे है रक्त परिसंचरण तंत्र, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मनुष्य के शरीर में क्या रक्त का परिसंचरण बहुत ही आवश्यक है ताकि पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, हार्मोन इनका पूरे शरीर में वितरण हो सके। हम आपसे पूछे या कोई भी आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में रक्त का परिसंचरण तंत्र होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और हार्मोन इनका क्या होता है, पूरे शरीर में वितरण हो जाता है और मनुष्य के शरीर की सभी कोशिकाएं लगातार इससे काम कर पाती हैं। अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र अंगों का वो समूह होता है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। तो ये क्या करता है, अंगों का वो समूह होता है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच में क्या पोषक तत्वों का यातायात या परिसंचरण तंत्र करता है। बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज किसने की, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने। और विलियम हार्वे ने कब की थी, इसकी खोज 1628 में। तो ध्यान रखना, 1628 में हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या, फंक्शंस क्या है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य शरीर के प्रत्येक भाग तक रक्त को पहुंचाना है जिससे मनुष्य के शरीर को पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। इससे क्या मनुष्य के शरीर को पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकेगी। बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र का केंद्र की, तो मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का केंद्र क्या होता है, हृदय होता है। हृदय क्या मनुष्य के शरीर में रक्त को लगातार पंप करता रहता है ताकि रक्त मनुष्य के शरीर में सभी अंगों को मिलता रहे। इससे क्या होगा, रक्त क्या होगा, मनुष्य के शरीर में सभी अंगों को मिलता रहेगा। अब हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के कौन कौन से हिस्से हैं, मतलब इसके भागों की बात करें तो मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। एक तुम्हारा ब्लड होता है, एक ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनियाँ, एक हृदय मतलब पहला तो रक्त मतलब ब्लड, दूसरा रक्त वाहिनी, तीसरा हृदय। तो इसमें सबसे पहले हम हृदय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हृदय के बारे में तो आपने वैसे भी सुन रखा होगा, हृदय तो दिल तो बहुत बड़ी चीज़ है। मनुष्य के हृदय की बात करें, मनुष्य का हृदय चतुर्कक्षीय होता है, मतलब इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। अर्थात मनुष्य का हृदय 4 कक्ष का बना होता है, जैसे जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। मनुष्य के हृदय में क्या होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। मनुष्य के हृदय में 2 आलिंद की बात करें तो 2 आलिंद कौन कौन से होते हैं, मनुष्य के हृदय में 2 आलिंद मतलब एक तो दायां आलिंद और एक बायां आलिंद, मतलब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम 2 होते हैं। और 2 निलय होते हैं, मतलब दायां निलय और बायां निलय। आप इसे चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। चित्र में हम हृदय को देखते हैं तो इसमें हमारे ये तो हमारा दायां निलय है और ये हमारा बायां निलय। ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, दायां आलिंद, ये दायां निलय और ये बायां निलय। 4 प्रकोष्ठ है, चारों 4 प्रकोष्ठ आप इसमें देख सकते हो। अब मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य में 2 आलिंद और 2 निलय मिलाकर क्या करते हैं, 4 कक्षीय हृदय का निर्माण करते हैं। हृदय तो बन जाता है लेकिन उसमें क्या 4 प्रकोष्ठ होते हैं, आप इसे भी याद रखेंगे। मनुष्य का हृदय मनुष्य के शरीर में, मनुष्य का हृदय क्या, मनुष्य के शरीर में हृदय वक्ष में दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ी बाईं ओर होता है, बाईं ओर की तरफ होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में। बात करें आलिंद की, जिसे एट्रियम कहते हैं। मनुष्य के हृदय में 2 आलिंद होते हैं। मनुष्य के हृदय में दोनों आलिंद हृदय के ऊपरी भाग में या अपर साइड में स्थित होते हैं। मनुष्य के हृदय का आलिंद भाग आकार में छोटा होता है। निलय के मुकाबले देखें तो आलिंद क्या होता है, छोटा होता है। निलय की बात करें जिसे वेंट्रिकल कहते हैं अंग्रेजी में। मनुष्य के हृदय में 2 निलय होते हैं। मनुष्य के हृदय में दोनों निलय हृदय के निचले भाग या लोअर साइड में स्थित होते हैं। मनुष्य के हृदय का निचले भाग आकार में आलिंद से बड़ा होता है, आलिंद के मुकाबले निलय बड़ा होता है। बात करें ऑक्सीजन, 2 तरह के रक्त होते हैं। रक्त भी कौन कौन से, ऑक्सीजनित रक्त और बी ऑक्सीजनित रक्त। क्या होता है ऑक्सीजनित रक्त, या मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनित रक्त की बात करें तो ऑक्सीजनित रक्त उस रक्त को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। कभी भी ब्लड ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना हो या ऑक्सीजन ना हो, तो इनकी मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। तो ऑक्सीजनित रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा तो ज़्यादा होती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजनित रक्त को सामान्य भाषा में शुद्ध रक्त भी कहा जाता है। और ऑक्सीजनित रक्त का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है।
ऑक्सीजनित रक्त का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। फिर आता है विऑक्सीजनित रक्त। विऑक्सीजनित रक्त उस रक्त को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। विऑक्सीजनित रक्त की बात करें तो उस रक्त को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। विऑक्सीजनित रक्त को सामान्य भाषा में अशुद्ध रक्त भी कहा जाता है। क्या होता है? विऑक्सीजनित रक्त को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? अशुद्ध रक्त भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो होती है कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है ज़्यादा। विऑक्सीजनित रक्त का रंग कैसा होता है? पीला होता है। आप याद रखेंगे, डीऑक्सीजनेटेड रक्त ब्लड है, इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। फिर दो तरह की हमारी नलिकाएं होती हैं, एक धमनी होती है, एक शिरा होती है। तो इनकी बात करें तो ऐसी रक्त नलिका जो रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है, ऐसी रक्त नलिका जो रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है, अर्थात ऐसी रक्त नलिका जो रक्त को हृदय से मनुष्य के शरीर के दूसरे अंगों तक लेके जाती है, उसे धमनी कहा जाता है। और मनुष्य के शरीर में अधिकांश धमनी में ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है, लेकिन एक ही धमनी होती है हमारी जिसे कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी, उसमें भी ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है। मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के मुकाबले। दूसरी होती है शिरा। शिरा की बात करें तो ऐसी रक्त नलिका जो रक्त को शरीर के दूसरे अंगों से हृदय की ओर लेके जाती है। आप ये याद रखेंगे, जो क्या करती है? रक्त को शरीर के दूसरे अंगों से हृदय की ओर लेके जाती है, उसे शिरा कहा जाता है। और मनुष्य के शरीर में अधिकांश शिराओं में भी ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी शिरा होती है जो ऑक्सीजनित रक्त, जिसमें ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है। आप इस चित्र को एक बार वापस देखें। चित्र में हम आपको दिखा देते हैं कि जैसे ये है, सबसे पहले तो महाशिरा है, ये महाशिरा है, ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जा रही, अब ये पीछे की तरफ जा रही है। अब पीछे की तरफ जाके ऐसे जा रही है, ऐसे जाके, और ये ऐसे जा रही है। ध्यान रखना, ये इस तरह जा रही है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ये पीछे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जाके फिर ऊपर आती है, और ऊपर से क्या है? दाएं आलिंद में ब्लड डालती है। दाएं आलिंद से कहाँ जाता है ब्लड? दाएं नीले में। दाएं नीले से फिर कहाँ जाता है? इस तरह जाता है, और फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से क्या होता है? हमारे किस में चला जाता है? फुफ्फुस में, मतलब जो फेफड़े होते हैं वहाँ चला जाता है। तो फेफड़े से हमारे फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से यहाँ आता है ब्लड, इस दो नलियों में। यहाँ से बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, और यहाँ से क्या है कि महाधमनी के माध्यम से जो ये इस तरह से, ये इधर से नीचे से नहीं जाता है, ये इसके माध्यम से इधर से जाता है, और यहाँ से होके पूरे शरीर में चला जाता है। ये चित्र भी आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार और बता दें आपको ब्लड कैसे जाता है। ये महाशिरा नीचे से जाती है, और नीचे से जाके पीछे की तरफ से जाके इधर से अंदर जाती है, इधर से अंदर जाके दाएं आलिंद में जाती है, फिर दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाएगी। दाएं नीले से फिर फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से ऊपर चली जाती है फुफ्फुस में, फिर फुफ्फुस से वापस आती है, फुफ्फुस से वापस आके फुफ्फुसीय शिरा से वापस आती है, फिर बाएं आलिंद में आती है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से फिर वो महाधमनी में आके और पूरे शरीर में चली जाती है। तो इस तरह हमारा हृदय काम करता है, ये भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं हृदय की कार्यविधि, यही हृदय किस तरह से कार्य करता है, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। तो मनुष्य के हृदय की दीवार 3 स्तर की बनी होती है। एक तो होता है हमारे पेरिकार्डियम, एक होती है मायोकार्डियम, एक होता है हमारा एंडोकार्डियम। ये ध्यान रखना, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम 3 तरह की दीवारों का बना होता है। पहला होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की बात करें तो मनुष्य के हृदय की सबसे बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहा जाता है। मनुष्य के हृदय की सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। फिर मायोकार्डियम आता है। मनुष्य के हृदय की मध्य परत को मायोकार्डियम कहा जाता है। मनुष्य के हृदय की मध्य परत को मायोकार्डियम कहा जाता है। और मनुष्य के हृदय का मायोकार्डियम परत की बात करें तो ये परत क्या करती है? हृदय के पंपिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो मायोकार्डियम परत होती है, ये परत क्या होती है? हमारे हृदय के पंपिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थात मनुष्य के हृदय में मायोकार्डियम परत हृदय पंपिंग के दौरान सिकुड़न मतलब कॉन्ट्रैक्शन और आराम मतलब रिलैक्सेशन करती है। तीसरी आती है हमारे एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम की बात करें तो मनुष्य के हृदय की सबसे आंतरिक परत को हम क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम कहते हैं। फिर आती है कोरोनरी धमनी। कि कोरोनरी धमनी की बात करें, कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो मनुष्य के शरीर में हृदय को रक्त आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाओं को कोरोनरी धमनी कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। कोरोनरी धमनी किसे कहते हैं? कि मनुष्य के शरीर में हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाएँ होती हैं, उनको कोरोनरी धमनी कहते हैं। फिर आता है
एंजाइना, एंजाइना किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर में किसी भी कारण से यदि कोरोनरी धमनी में आंशिक अवरोध आ जाता है, क्या होता है? मनुष्य के शरीर में किसी भी कारण से यदि कोरोनरी धमनी में अवरोध आ जाता है तो मनुष्य की छाती में दर्द शुरू हो जाता है, मनुष्य की छाती में चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। कोरोनरी धमनी में आंशिक अवरोध आने के कारण मनुष्य की छाती में होने वाले दर्द को एंजाइना कहते हैं। इसी दर्द को हम क्या कहते हैं? एंजाइना कहते हैं। फिर एक आता है हृदयाघात या हार्ट अटैक। हार्ट अटैक या हृदयाघात की बात करें, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात करें। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हृदयाघात के बारे में बात करें तो मनुष्य के शरीर में किसी भी कारण से क्या हो, मनुष्य के शरीर में किसी भी कारण से यदि कोरोनरी धमनी में कोरोनरी धमनी में पूर्ण अवरोध आता है तो मनुष्य का हृदय काम करना बंद कर देता है। तो क्या होता है? मनुष्य का हृदय क्या करता है? काम करना बंद कर देता है। इसी को हम हृदयाघात कहते हैं। तो कोरोनरी धमनी में पूर्ण अवरोध आने के कारण मनुष्य का हृदय काम करना बंद कर देता है, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को ही हृदयाघात भी कहते हैं या फिर हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। मनुष्य में हृदयाघात का मुख्य कारण खाने में अधिक कोलेस्ट्रॉल का खाना है। यदि ये व्यक्ति खाने में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाता है तो उसे हृदयाघात आने की संभावना बढ़ जाती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में हृदयाघात कम आता है, मतलब महिलाओं में हार्ट अटैक कम आता है। क्यों? क्योंकि पुरुषों तथा महिलाओं के द्वारा खाने में कोलेस्ट्रॉल खाया जाता है। वैसे तो ध्यान से देखें कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही खाने में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि महिलाएं कम कोलेस्ट्रॉल खाती है, पुरुष और महिलाएं दोनों लगभग बराबर ही कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, फिर भी हार्ट अटैक क्या महिलाओं में कम आता है, पुरुषों में ज़्यादा आता है। इसका कारण क्या है? पुरुषों के द्वारा खाने में खाए गए कोलेस्ट्रॉल का उपयोग पुरुषों के शरीर में कम हो पाता है और यह कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी धमनी में जाके जमने लगता है और हृदयाघात की स्थिति अधिक हो जाती है। तथा महिलाओं में खाने के द्वारा खाए गए कोलेस्ट्रॉल का उपयोग एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण में खर्च हो जाता है। महिलाओं के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण किया जाता है, तो महिलाएं क्या करती है? बनने वाले कोलेस्ट्रॉल का उपयोग एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण में कर लेती है। इसलिए पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में हृदयाघात या हार्ट अटैक कम आते हैं। महिलाओं में अंडाशय या ओवरी से एक हार्मोन का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। महिलाओं के अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। महिलाओं के द्वारा खाने में खाए गए कोलेस्ट्रॉल का अधिकतम भाग एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण में खर्च हो जाता है, इसलिए महिलाओं में कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल कम जमता है। क्या होता है? कोरोनरी धमनी होती है तो कोरोनरी धमनी में क्या कोलेस्ट्रॉल कम जमता है, इसी वजह से। अब बात करें हमारे पुरुषों की, तो पुरुषों में एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण नहीं होता है या पुरुषों में एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण नहीं करना पड़ता, इसलिए पुरुषों के द्वारा खाने में खाया गया कोलेस्ट्रॉल कहीं खर्च ही नहीं हो पाता और यही कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी धमनी में जाके जमने लगता है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में लगभग 45 साल की आयु पार करने के बाद या मासिक चक्र बंद होने के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है। यदि महिलाएं लगभग 45 साल की आयु में मासिक चक्र खत्म होने के बाद कोलेस्ट्रॉल अधिक खाती है तो उनके द्वारा खाया गया कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रोजन हार्मोन में खर्च नहीं होगा, तो इस आयु में महिलाओं में भी कोलेस्ट्रॉल अधिक पाया जाएगा और वह अधिक मात्रा में कोरोनरी धमनी में जमा होने लगता है, जिसके कारण उनका भी हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है 45 साल की उम्र के बाद। अब बात करें मनुष्य में ब्लड सर्कुलेशन की, तो मनुष्य में सर्कुलेशन की बात करें तो मनुष्य के शरीर में दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक तो हमारा फुफ्फुसीय परिसंचरण तंत्र, एक होता है हमारा दैहिक परिसंचरण तंत्र, जिसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। पहला था फुफ्फुसीय परिसंचरण, मतलब जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसकी बात करें तो मनुष्य में फुफ्फुसीय परिसंचरण में रक्त, फेफड़े और हृदय इनके बीच गति करता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रक्त क्या है? हृदय और फेफड़ों के बीच में गति करता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण में हृदय के विऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों को देता है और फेफड़ों में विऑक्सीजनित रक्त ऑक्सीजन ग्रहण के ऑक्सीजनित रक्त में बदल जाता है और विऑक्सीजनित रक्त ऑक्सीजनित रक्त में बदलने के बाद ऑक्सीजनित रक्त फेफड़ों की ओर, फेफड़े से हृदय की ओर गति करता है। तो ये होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन या फुफ्फुसीय परिसंचरण। दूसरा होता है दैहिक परिसंचरण, जिसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो दैहिक परिसंचरण में रक्त हृदय और शरीर के अन्य अंगों के बीच में गति करता है। रक्त कहाँ से कहाँ? हृदय और शरीर के अन्य अंगों के बीच में गति करता है, जिसे दैहिक परिसंचरण या फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो बात करें दैहिक परिसंचरण की, तो दैहिक परिसंचरण में रक्त हृदय से निकल करके शरीर के अन्य सभी अंगों में जाता है। दैहिक परिसंचरण में क्या होता है? रक्त क्या है? हृदय से निकल करके शरीर के सभी अंगों में जाता है और रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन
रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। क्या है? रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन क्या है? शरीर के सभी अंगों की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है और ऊर्जा का निर्माण करती है। और शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन देने के बाद रक्त क्या विऑक्सीजनित हो जाता है। इसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन देने के बाद ऑक्सीजन चली जाएगी तो वो विऑक्सीजनित हो जाता है और यह विऑक्सीजनित रक्त शरीर के सभी अंगों से निकल करके कहाँ जाता है? वापस हृदय में आ जाता है। अब हम बात करेंगे हृदय की धड़कन या हृदय चक्र की। हार्ट साइकिल, हार्ट बीट की बात करें, हृदय धड़कन या हृदय चक्र की, तो रक्त का एक बार फेफड़ों से निकल करके पुनः फेफड़ों में आ जाना हृदय चक्र कहलाता है। आपसे पूछा जाए हृदय चक्र किसे कहते हैं, तो रक्त का एक बार फेफड़ों से निकल गया है, फेफड़े से रक्त और पुनः फेफड़े में आता है, तो इसे हम हृदय चक्र कहते हैं। हृदय चक्र को हृदय धड़कन भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में एक हृदय चक्र में रक्त क्या है? 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, अर्थात दोहरा परिसंचरण होता है। मनुष्य के शरीर में एक हृदय चक्र में 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। फिर हार्ट रेट की बात करें, हृदय दर की बात करें, तो मनुष्य के शरीर में 1 मिनट में होने वाले हृदय चक्रों या कार्डियक साइकिल की संख्या को ही हृदय दर कहते हैं। मनुष्य के शरीर में 1 मिनट में होने वाले हृदय चक्रों या कार्डियक साइकिल की संख्या को ही हृदय दर कहते हैं। सामान्यतः मनुष्य के हृदय की दर 72 हृदय चक्र प्रति मिनट होती है, मतलब 1 मिनट में 72 बार वो सर्कुलेट कर जाता है, मतलब 0.8 सेकंड में 1। फिर बात करें टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया किसे कहते हैं? जब मनुष्य के शरीर में हृदय दर बढ़ जाती है, जब मनुष्य के शरीर में हृदय दर बढ़ जाती है तो उस अवस्था को टेकिकार्डिया कहते हैं। अर्थात जब मनुष्य के हृदय की दर 80 हृदय चक्र प्रति मिनट से अधिक चली जाती है तो उसे टेकिकार्डिया कहते हैं। मतलब बहुत तेज़ी से हृदय धड़कने लगता है, जब व्यक्ति डर जाता है या फिर वो दौड़ लगाता है तो क्या होता है? उसका हृदय तेज़ी से धड़कना शुरू करता है, मतलब 80 चक्र प्रति मिनट की दर से वह धड़कता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? टेकिकार्डिया कहते हैं। और ब्रेडिकार्डिया की बात करें तो जो 80 से नीचे चला जाएगा, 80 क्या 60 से नीचे चला जाएगा, उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। जब मनुष्य के शरीर में हृदय दर घट जाती है तो उस अवस्था को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। अर्थात जब मनुष्य के हृदय की दर 60 हृदय चक्र प्रति मिनट से कम हो जाती है तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। आप इसे याद करेंगे, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। टेकिकार्डिया में तो 80 से ऊपर और ब्रेडिकार्डिया में 60 से नीचे। अब कई बार परीक्षा में आ जाता है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। समझाइए इस बात को, दोहरा कैसे? तो आप इसको वैसे तो समझ चुके हैं लेकिन फिर भी और देख लेते हैं कि जैसे हमारे ये हृदय से क्या होता है कि फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से रक्त क्या है? फेफड़ों में जाता है। जब फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से हृदय से रक्त कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से क्या है? वापस हृदय में आता है। ठीक है, तो एक साइकिल तो ये हो जाती है। एक साइकिल तो ये हो गई कि फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से रक्त क्या फेफड़े में जाता है। फेफड़े से जो हमारे फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से हृदय कहाँ आता है? हृदय में आता है। इसे फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। फिर क्या होता है? हृदय से क्या होता है कि हृदय से क्या होता है? महाधमनी के माध्यम से ये रक्त कहाँ जाता है? ये हमारे शरीर के अंदर जाता है। और शरीर से क्या? महाशिरा के माध्यम से रक्त कहाँ आता है? फेफड़े में आता है। तो इसे सामान्य परिसंचरण कहते हैं। तो फुफ्फुसीय परिसंचरण और सामान्य परिसंचरण, सामान्य मतलब दैहिक परिसंचरण की बात करते हैं, तो दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण कहेंगे। चित्र को आप देख सकते हैं, चित्र में स्क्रीन को रोककर और ध्यान से भी देख सकते हैं। मनुष्य में एक हृदय चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। मनुष्य में क्या होता है? एक हृदय चक्र के दौरान रक्त क्या 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, इसलिए मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरे परिसंचरण के कारण मनुष्य में फुफ्फुसीय परिसंचरण मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन और दैहिक परिसंचरण मतलब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ये पाया जाता है। क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन दोनों पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य में फुफ्फुसीय परिसंचरण और दैहिक परिसंचरण दोनों पाए जाते हैं। दोनों को नाम आप याद रखेंगे तभी आंसर लिख पाएंगे। चित्र को आप देख सकते हैं एक बार वापस। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाए जाने के कारण ही मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजनित रक्त से पूरी तरह अलग रहता है। क्या होता है? मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाए जाने के कारण क्या होता है? मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजनित रक्त क्या है? विऑक्सीजनित रक्त से पूरी तरह से अलग रहता है। इसलिए मनुष्य के पूरे शरीर के अंगों में केवल ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता ही क्या? इसलिए मनुष्य के पूरे शरीर में के अंगों में केवल ऑक्सीजनित रक्त ही जाता है। इसलिए मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है और इसलिए मनुष्य अधिक ऊर्जा और अधिक ऊर्जावान और समतापी बना रहता है।
आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि जो लाल वाली होती है या धमनियाँ होती हैं, ये शरीर से क्या करती है, हृदय से रक्त को शरीर में लेके जाती है, शरीर के अंगों में, और जो शिराएँ होती है वो अंगों से रक्त को क्या करती है, हृदय में लेके जाती है। बात करें हमारे किसकी, हृदय में रक्त की गति का क्रम क्या है। हृदय में रक्त की गति का क्रम क्या है, तो उसकी बात करें तो मनुष्य के हृदय में रक्त की गति का क्रम कैसा है कि मनुष्य के फेफड़ों से रक्त निकल करके फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से हृदय के बाएं आलिंद में आ जाता है। पहली चीज़ क्या होती है, फेफड़ों से रक्त निकलता है, निकल करके फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से, या हम याद रखेंगे फुफ्फुसीय शिरा, इसके माध्यम से हृदय के बाएं आलिंद में आता है। ये दो शब्द याद रखेंगे, फुफ्फुसीय शिरा से निकल के कहाँ आता है, बाएं आलिंद में आता है। फिर रक्त क्या है, हृदय के बाएं आलिंद से निकल करके द्विवलन कपाट के माध्यम से, किसके माध्यम से, द्विवलन कपाट के माध्यम से हृदय के बाएं नीले में आ जाता है। तो क्या है, आलिंद से क्या होगा, नीले में आ जाता है। तो हमारे बाएं आलिंद से बाएं नीले में आता है, किसके माध्यम से, द्विवलन कपाट, बाइकस्पिड कपाट के माध्यम से। तो एक कपाट होते हैं जो रक्त को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं, या ये द्विवलन कपाट की बात करें, ये क्या होते हैं, ये रक्त को उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं। रक्त हृदय के बाएं नीले से निकल के महाधमनी के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में आ जाता है। ये सब भी आप याद रखेंगे, महाधमनी, एरोटा, तो इसके माध्यम से शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाता है। रक्त शरीर के सभी अंगों से गुजरने के बाद महाशिरा के माध्यम से हृदय के दाएं आलिंद या राइट एट्रियम में आ जाता है। क्या है, महाशिरा से गुजरने के बाद, किससे, महाशिरा के माध्यम से क्या, हृदय के दाएं आलिंद में आ जाता है, राइट एट्रियम में आ जाता है। रक्त दाएं आलिंद से निकल करके त्रिवलन कपाट के माध्यम से हृदय के दाएं नीले में आता है। तो बाएं में तो क्या होता है, द्विवलन कपाट होता है, दाएं में क्या, त्रिवलन कपाट होता है। तो दाएं नीले में आ गया अब हृदय, किसके माध्यम से, त्रिवलन कपाट के माध्यम से। रक्त दाएं नीले से निकल करके फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से मनुष्य के फेफड़े में आ जाता है। क्या, दाएं नीले से निकल करके फिर फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से कहाँ, फेफड़ों में आ जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए। अब हृदय की बात करें, हृदय भी कई प्रकार के होते हैं, जैसी प्रजाति वैसा हृदय। हृदय के प्रकार में, टाइप्स ऑफ हार्ट की बात करें तो हृदय के प्रकार के आधार पर जानवरों को 5 भागों में बांटा जाता है। पहले होते हैं हमारे पीसीज, जिसे मछली वर्ग कहते हैं। पीसीज की बात करें जिसे मछली वर्ग कहते हैं, तो पीसीज वर्ग के जीवों में द्विकक्षीय हृदय, मतलब बाइलोब्ड हार्ट होता है, मतलब जिसमें एक तो आर्ट्रियम होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, मतलब एक आलिंद और एक नीले होता है। तो पीसीज वर्ग के जीवों में एक आलिंद तथा एक नीले होता है। ध्यान से देखें तो चित्र में भी यही दिखाया गया है। पीसीज वर्ग के जीव विषमतापी होते हैं। ये कैसे होते हैं, विषमतापी होते हैं। विषमतापी जीवों को ठंडे खून वाला भी कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। पीसीज वर्ग के जीव कौन से होते हैं, हमारे मछली होती है। जैसे पीसीज वर्ग में क्या है, मछली होती है। चित्र में भी आप मछली देख सकते हैं, ये वाली मछली है। दूसरे जीव आते हैं हमारे उभयचर जीव। दूसरे कौन से जीव आते हैं, उभयचर जीव, जो हमारे पानी और ज़मीन दोनों जगह रह सकते हैं। तो उभयचर जीवों की बात करें तो उन्हें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। क्या, त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 तो आलिंद होते हैं और एक नीले होता है। 2 तो क्या होते हैं, आलिंद होते हैं और एक नीले होता है। ध्यान से देखें तो आर्ट्रियम तो क्या है, 2 है और एक क्या है, वेंट्रिकल है। तो उभयचर जीव कैसे होते हैं, विषमतापी होते हैं। क्या होते हैं, विषमतापी होते हैं। और विषमतापी जीवों को ठंडे खून वाला या कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है, जैसे हमारी मेंढक। उभयचर वर्ग में कौन आता है, हमारे मेंढक आते हैं। 2 आलिंद होते हैं, एक नीले होता है। तीसरा होता है रेप्टाइल्स, सरीसृप। तो सरीसृप वर्ग के जीवों में त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। तो इसमें भी क्या है, हमारे सरीसृप वर्ग में 2 आलिंद और एक नीले होता है। ये हमारे जीव भी क्या होते हैं, हमारे विषमतापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेम रहते हैं जैसे हमारे सांप की इसी श्रेणी में डाला जाएगा। तो वो 2 आलिंद और एक नीले होता है। फिर आता है पक्षी वर्ग या एवीज वर्ग। तो बात करें तो पक्षी वर्ग या एवीज वर्ग की बात करें तो जीवों में चतुर्कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो पक्षी वर्ग के जीवों में 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, जैसे मनुष्य होता है उसी तरह क्या होते हैं कि 2 तो आलिंद होते हैं, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। पक्षी वर्ग के जीव क्या होते हैं, समतापी होते हैं, मतलब ये गर्म खून वाले, मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे हमारे कौन होते हैं, पक्षी और चिड़िया। 5वें आते हैं हमारे स्तनधारी। 5वें कौन से आते हैं, हमारे स्तनधारी, जिन्हें मैमल्स कहते हैं, जो मनुष्य के हृदय जैसे ही होते हैं। स्तनधारी जीव क्या होते हैं कि जो एवीज होते हैं उनके जीवों में हमारा चतुर्कक्षीय हृदय पाया जाता है। स्तनधारी या मैमल्स कहते हैं उसे, मैमल्स, एवीज शब्द गलत लिखा गया, मैमल्स कहते हैं। तो चतुर्कक्षीय हृदय पाया जाता है। स्तनधारी जीवों के
वर्ग के जीवों में 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। स्तनधारी वर्ग के जीव कैसे होते हैं? समतापी होते हैं। ये मतलब वार्म ब्लडेड, मतलब गर्म खून वाला जीव कहते हैं। जैसे कि हमारे कौन होता है? मनुष्य होता है, हाथी होता है और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो बच्चे जन्म देते हैं, नॉर्मली स्तनधारी कहलाते हैं। फिर आता है जैसे व्हेल मछली होती है, ये भी हमारे स्तनधारियों में आती है। फिर आता है हृदय कपाट या हार्ट वाल्व की बात करें तो मनुष्य के हृदय में 4 कपाट पाए जाते हैं। कितने? मनुष्य के हृदय में 4 कपाट पाए जाते हैं। जैसे हमारे एक तो हमारे द्विवलन कपाट और एक होता है त्रिवलन कपाट। द्विवलन कपाट जैसे द्विकपदी कपाट या बाइकस्पिड कपाट कहते हैं, और त्रिवलन कपाट को त्रिकपर्दी कपर्दी की बात करें तो ये ट्राइकस्पिड वॉल कहेंगे। तो द्विकपर्दी या फिर बाइकस्पिड वॉल की बात करें तो मनुष्य के हृदय में द्विकपर्दी कपाट या द्विवलन कपाट के हृदय के दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में पाया जाता है। जब रक्त क्या हमारे फेफड़ों से हृदय के दाएं आलिंद में आता है और दाएं आलिंद से दाएं नीले में आता है तो द्विवलन कपाट उसमें आता है। और त्रिवलन कपाट की बात करें तो मनुष्य के हृदय में त्रिवलन कपाट हृदय के बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में पाया जाता है। फिर एक अर्धचंद्राकार कपाट भी होता है, सेमी लूनर वॉल्व भी होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में अर्धचंद्राकार कपाट महाधमनी के सिरे पे होता है। कहाँ होता है? अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ होता है? महाधमनी के सिरे पे होता है, जहाँ महाधमनी शुरू होती है उस वहाँ पे क्या होता है? अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। एक और अर्धचंद्राकार कपाट होता है सेमी लूनर वॉल्व, उसकी बात करें तो मनुष्य के हृदय में अर्धचंद्र कपाट फुफ्फुसीय धमनी के सिरे पर भी होता है। तो महाधमनी के सिरे पर भी होता है, तो वही क्या होता है? फुफ्फुसीय धमनी के सिरे पर भी होता है। और ये क्यों होता है? ताकि रक्त क्या उल्टी दिशा में ना बहे। जब भी हम हृदय की बात करते हैं तो हार्ट के अंदर साउंड आता है। हृदय की ध्वनि की बात करें तो लब डब की आवाज़ आती है, तो हृदय की ध्वनि की बात करें तो मनुष्य के हृदय में 2 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य के हृदय में क्या होती है? 2 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। पहली हृदय ध्वनि की बात करें, फर्स्ट हार्ट साउंड की बात करें, मनुष्य के हृदय में प्रथम हृदय ध्वनि हृदय में द्विवलन कपाट तथा त्रिवलन कपाट के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। जो द्विवलन कपाट है, बाइकस्पिड कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व, इनके बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। तो हृदय में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट बंद होने से लब की ध्वनि उत्पन्न होती है। और मनुष्य के हृदय में द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट के बंद होने के कारण की उत्पन्न हुई ध्वनि 0.3 सेकंड तक होती है। ये ध्वनि कितनी देर तक रहती है? 0.3 सेकंड तक रहती है। जब मनुष्य के हृदय के नीले में संकोचन शुरू होता है तब द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट बंद होते हैं और ये आवाज़ आती है लब की। फिर आता हमारा सेकंड हार्ट साउंड, द्वितीय हृदय ध्वनि की बात करें तो मनुष्य के हृदय में द्वितीय हृदय ध्वनि हृदय में दोनों अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। मतलब हमारी जो फुफ्फुसीय धमनी होती है और महाधमनी होती है, इनके बंद होने के कारण जो आवाज़ आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय हृदय ध्वनि। हृदय में दोनों अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने से डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। कैसी? डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। और मनुष्य के हृदय में दोनों अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने के कारण उत्पन्न हुई ध्वनि में 0.2 सेकंड का समय लगता है। कितना? 0.2 सेकंड का समय लगता है। मनुष्य के हृदय में दोनों अर्धचंद्राकार कपाट एक साथ बंद होते हैं और एक साथ ही खुलते हैं। मनुष्य के हृदय में क्या होता है? दोनों अर्धचंद्राकार कपाट क्या होते हैं? एक साथ बंद होते हैं और एक साथ ही खुलते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। फिर एक शब्द आता है पेसमेकर, जिसे ऐसे नोड भी कहते हैं। तो पेसमेकर की बात करें, ये क्या होता है? मनुष्य के हृदय में दाएं आलिंद के दाईं तरफ ऊपर की ओर एक विशेष मांसपेशी पाई जाती है। मनुष्य के हृदय में क्या होता है? दाएं आलिंद के दाईं तरफ ऊपर की ओर एक विशेष मांसपेशी पाई जाती है, जिसे ऐसे नोड कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि मनुष्य के दाएं आलिंद के दाईं तरफ ऊपर की ओर एक विशेष मांसपेशी पाई जाती है, जिसे ऐसे नोड कहते हैं। और ऐसे नोड मनुष्य के हृदय की गतियों का प्रारंभ करता है कि हृदय की गति किस तरह शुरू होती है? ऐसे नोड के माध्यम से शुरू होती है। इसलिए ऐसे नोड को मनुष्य के हृदय का गति निर्धारक या पेसमेकर कहते हैं। मनुष्य की हृदय की गति किससे शुरू होती है? ऐसे नोड के माध्यम से शुरू होती है। इसीलिए हृदय के का पेसमेकर किसे कहते हैं? ऐसे नोड। मनुष्य के हृदय में पाए जाने वाले ऐसे नोड नामक मांसपेशी अन्य मांसपेशी से आकार में थोड़ी सी बड़ी होती है। यह हृदय के ऊपर एक चिपकी हुई रहती है। मनुष्य के हृदय में पाए जाने वाले ऐसे नोड नामक मांसपेशी अन्य मांसपेशी की तरह संकुचन का कार्य नहीं करती है। यह मांसपेशी केवल हृदय की गतियों को प्रारंभ करने का आदेश देती है, न तो ये संकुचन करती है न शिथिलन करती है। ये केवल आदेश देती है और अपना काम शुरू हो जाता है हृदय का। जैसे हार्ट किसी का बंद हो जाता है तो वो एक
प्रेस करते हैं, जो शॉक देते हैं शॉक थेरेपी में, तो उसमें क्या होता है, ऐसे नोड को एक्टिव किया जाता है, ऐसे नोड की तरह। फिर बात करें मस्कुलर ऑर्गन की बात करें, पेशी अंग, तो मनुष्य का हृदय एक पेशी अंग होता है। क्या मनुष्य का हृदय क्या है, एक पेशी अंग है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। मायोजेनिक हार्ट की बात करें तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला हृदय मायोजेनिक हार्ट होता है। बात करें मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला हार्ट होता है, हृदय होता है, ये कैसा हृदय होता है, मायोजेनिक हृदय होता है। और मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला हृदय न्यूरोजेनिक हृदय नहीं होता है। क्या होता है, न्यूरोजेनिक हृदय नहीं होता है, मायोजेनिक हृदय होता है। ये आप याद रखें, न्यूरोजेनिक नहीं होना और मायोजेनिक होना। फिर बात करें हृदय का संचालन कैसे होता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले हृदय की गतियों का प्रारंभन का काम एसे नोड नामक एक मांसपेशी करती है, लेकिन हृदय की गति का संचालन मनुष्य के मस्तिष्क से हृदय में आने वाली तंत्रिकाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो संचालन की बात करें, ये शब्द होता है, एक तो संचालन और एक प्रारंभन, दो अलग अलग शब्द है। प्रारंभ तो हमारे ऐसे नोड के द्वारा किया जाता है और संचालन हमारे मस्तिष्क से आने वाली तंत्रिकाओं के द्वारा किया जाता है। हृदय की गतियों का प्रारंभ ऐसे नोड नामक मांसपेशी करती है, लेकिन हृदय गति का संचालन मनुष्य के मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह आज के एक लेक्चर के जरिए हमने मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में देखा। तो हमारे 3 लेक्चरों की सीरीज थी, जिसके माध्यम से हमने रक्त समूह और मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।